उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इसमें हम पहले थोड़ी सी भूमिका पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत के अंतर्गत राज शुरू किया। तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ फर्स्ट से अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर करवा लिए, यानी एक ऐसा छोटा सा इजाज़तनामा कि जिससे वो भारत में व्यापार कर सके। तो इसके वजह से अब वो भारत के अंतर्गत बिना कर के, यानी इंग्लैंड में उनके किसी भी सामान के ऊपर कर नहीं लगेगा जब वो भारत में लेकर के आएंगे। इससे उनकी कीमतें, उनकी वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा था और इस उत्पादन को वो अपने देश में बेचने के बावजूद भी बहुत सा उत्पादन उनका बच जाता था, जिसे वो दूसरे देशों में बेचना चाहते थे। और भारत जैसे समृद्ध देश, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत अधिक समृद्ध था, उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था और भारत का रेशम, सूती कपड़ा और मसाले बहुत अधिक डिमांड में रहते थे। तो ऐसे में बहुत से यूरोपियन देश भारत में आ रहे थे। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की समृद्धि की गाथाएं सुनकर इस कोशिश में थी कि वो भारत आए। तो ऐसे में जब उन्हें इजाज़त मिल गई अपनी महारानी से, तो उनके लिए काम आसान हो गया। दूसरा, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि किस तरह से समुद्र पार की यात्राओं के लिए और नई नई खोजों के लिए शासकों के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था और संसाधन भी दिए जाते थे, जिसकी वजह से नए नए देशों की खोज हो रही थी। तो ऐसे में जब भारत की एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने खोज की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि वो भी भारत पहुँचे और मुनाफा कमाए। और दूसरा कारण, जैसे मैंने आपको बताया, औद्योगिकरण की उसकी वजह से उनको अपने कारखानों के लिए कच्चे माल और की आवश्यकता थी और जो तैयार माल था उसको बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता थी। तो इन सब कार्यों के लिए ज़रूरी था कि वो भारत में पहुँचे और जो लागत उनके सामान पर आती थी वो कम हो। तो लागत कम कब होगी? जब वो टैक्स फ्री होगा, यानी उसके ऊपर कर नहीं लगेगा। तो ऐसे में इंग्लैंड की महारानी से जब उनको चार्टर के माध्यम से व्यापार करने की इजाज़त मिल गई, तो फिर वे भारत में सूरत बंदरगाह पर पहुँचे, जो गुजरात में है। यहाँ से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने, जो उस समय में मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनसे एक आज्ञा पत्र ले लिया कि वो भारत में भी बिना किसी कर के व्यापार कर सकें। अब उनका कपड़ा और सस्ता हो गया, या जो उनका माल वो बेचने के लिए यहाँ पर आते थे वो और सस्ता हो गया। और भारत में भी उस समय में हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, तो भारत में हाथ से बने कपड़े की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। जो हैंडीक्राफ्ट जो है उसकी वस्तुएं, उस की कीमत वैसे भी ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ इनका जो कपड़ा था कारखानों में बनता था। एक इंग्लैंड की महारानी ने इनको टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए छूट दे दी, दूसरा भारत के शासक ने दे दी। तो अब इनका कपड़ा और भी सस्ता हो गया। दूसरा, मशीन में कपड़ा एक जैसा और साफ, सुंदर, महीन था, जबकि भारत में हाथ से बनने वाला कपड़ा खुरदरा, मोटा होता था। तो ऐसे में इनके लिए यहाँ पर व्यापार जमाना आसान हो रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ये देखा कि जब हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो क्यों हम अपने देश से सामान लेकर के आए हम यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर कपास भी आसानी से मिल जाती है और बाज़ार भी है कि यहाँ के लोग सस्ता कपड़ा खरीदना पसंद कर रहे थे। तो दोनों ही कामों के लिए इन्होंने भारत में ही अपने कारखाने स्थापित करने
शुरू कर दिए। और इस तरह से इन्होंने सूरत, फिर मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए और यहीं पर माल बनाकर यहीं के लोगों को बेचते थे। और धीरे धीरे जब उन्हें ये लगा कि भारत की जो है राजनीतिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इन्होंने मुग़लों के साथ में अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। और इसी के तहत जो मुग़ल शासक है उनकी इन्होंने सहायता की कि मुग़ल शासकों का शासन अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन क्षेत्रों में भी था, लेकिन वहाँ पर इनडायरेक्ट शासन था, यानी वहाँ पर जो शासक थे वो इनको मुग़लों को टैक्स चुकाते थे, लेकिन वो राजस्व या टैक्स चुकाने में आनाकानी कर रहे थे। तो ऐसे में मुग़ल शासक ने अंग्रेज़ों की सहायता से वहाँ पर युद्ध किया और इस युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद में इन्होंने अपना यानी अंग्रेज़ों की कठपुतली शासक को गद्दी पर बैठा दिया और उसकी सहायता से ये शासन करने लगे। लेकिन वो शासक गद्दी पर बैठने के बाद में इनका बहुत अधिक सहयोगी नहीं रहा। मीर ज़ाफ़िर नाम था उसका। सिराजुद्दौला वो शासक था जिसने नवाब को यानी मुग़लों को राजस्व देने से इनकार कर दिया था और अंग्रेज़ों के जो व्यापार करने के जो अधिकार दे रखे थे शासकों ने, उनको भी मानने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद मीर कासिम और मीर कासिम के बाद मीर ज़ाफ़र को गद्दी पर बिठाया। लेकिन मीर ज़ाफ़र की मृत्यु के बाद में उनके पास में और कोई चारा नहीं बचा था कि वहाँ की दीवानी हासिल करने की, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब जो है हम यहाँ पर अगर शासक बन जाते हैं तो एक लंबे समय तक हम अपना व्यापार कर पाएंगे। तो ऐसे में मुसलमानों से या मुग़ल शासकों से उन्होंने दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब उनके हाथ में आ गई। तो ये जो दीवानी थी इसका अर्थ था कि अब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त कर सकते थे। और आपको ये पता है कि ये क्षेत्र गंगा और गंगा की सहायक नदियों के आसपास स्थित हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी हैं। तो अब इन क्षेत्रों से इनके लिए राजस्व एकत्रित करना आसान हो गया था और यहाँ पर अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है प्राप्त करना था। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं करें कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत, यानी किस तरह से वो टैक्स की प्राप्ति करें। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले बंगाल प्रांत में, यानी कि जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, ये पूरा और पश्चिमी बांग्लादेश, ये सारे प्रांत मिला करके बंगाल कहलाते थे। तो उस प्रांत में इन्होंने एक व्यवस्था लागू की जिसे इस्ततमरारी व्यवस्था कहते हैं। इसके लिए इस्ततमरारी व्यवस्था को हम